चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ रहे थे हम। देखो, अब जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करेंगे ना, है ना, तो बेसिकली ना उसमें क्या है, आपके दो तरीके हैं। एक तो है लीगल और एक है आपका डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिनल मीन्स आप समझते हैं ना, डॉक्ट्रिन, पीएचडी करते हैं हम, डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टराइन पढ़ते हैं हम। तो बेसिकली उसी तरीके से कि हम ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। डॉक्ट्रिन पीएचडी करते समय कितना एफर्ट डालना पड़ता है, उसी तरीके से लीगल जो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है। सबसे पहले देखो, अच्छा मान लो आप केस लड़ने जा रहे हो किसी का, सबसे पहले आप कचहरी में जाके किस क्या मतलब क्या सोर्स दिखाओगे यार? अपना जो लॉ पढ़ के गए हो एलएलबी से, वही दिखाओगे। कहाँ पढ़ा? बेयर एक्ट, बेयर एक्ट सामने दिखाओगे। बेयर एक्ट दिखाओगे तो वो बेसिकली जो लीगल के अंदर आएगा। लीगल के अंदर भी ना फर्दर दो पार्ट डिवाइड है, एक है ऑथेंटिक वेज और एक है यूजुअल। ठीक है, ऑथेंटिक क्या होता है? ऑथेंटिक जो कि रिकॉग्नाइज्ड है लॉ के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर भी ना आपके दो आते हैं, एक आता है एक्सटर्नल, एक आता है इंटरनल। सबसे पहले जो कोर्ट अलाउ करता है वो इंटरनल एड्स को करता है। बाहरी एड्स नहीं ले सकते आप, एक्सटर्नल एड्स नहीं ले सकते। वो तब ले सकते हो जब आपका बेयर एक्ट काम ही ना कर पाए, प्रूव ही ना कर पाए आपकी बातों को, है ना। बेयर एक्ट में आप क्या देखोगे? किसी भी एक्ट के अंदर आप क्या देखते हो? बहुत सारी चीज़ें देखते हो, छोटी छोटी पता होंगी आपको, शायद ना भी पता हो। मैं अभी खाली आपको हेडिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे प्रियम्बल, प्रस्तावना देखोगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, प्रियम्बल। प्रियम्बल आपने बेरूबरी केस में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के, कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल क्या थी? की थी। जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन, उनके उनकी जो मतलब वो जो उनका जो इंटेंशन था ना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, उसकी चाबी थी। ये आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो प्रियम्बल को बताते समय। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या है? उस एक्ट को पूरा का पूरा समझने के लिए आपको प्रियम्बल अगर आप पढ़ लोगे तो उस एक्ट के अंदर क्या है आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो टाइटल। टाइटल क्या होता है? उस एक्ट का जो नाम होगा बेसिकली वो टाइटल होता है। ठीक है, फिर आप पढ़ते हो उसमें डेफिनेशंस। ये सब मैं आपको इंटरनेट्स बता रहा हूँ, अभी हेडिंग्स बता रहा हूँ। आगे जब फर्दर वीडियो बनाऊंगा, अगर समय मिला तो मैं आपको समझाऊंगा अभी ये क्या होता है। अभी एक बेसिक आइडिया, ताकि आपका सिलेबस में आपको पता चले सिलेबस क्या है। पढ़ोगे तो बाद में सिलेबस तो पता कर लो। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एड्स में आपका ये आ गया। ठीक है, डेफिनेशंस आ गई। डेफिनेशंस आपकी जरूर जनरली शुरू में दी जाती है, सेक्शन 2, 3 में दी जाती है। जैसे कि आपका टीपीए में सेक्शन 3 में कवर है, और या फिर अंदर वर्ड्स इसलिए होता है डेफिनेशन की रिपीटेटिव बार बार, क्योंकि एक ही वर्ड बार बार आएगा आगे, हर प्रोविजन में आएगा, तो रिपीटेशन ना हो मीनिंग बताने के लिए, इसीलिए डेफिनेशन में दे दिया जाएगा, डेफिनेशन क्लॉज में। ठीक है, और होता है आपका पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बेसिकली क्या होती है? मार्क्स जो आप यूज करते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर एक हिंदी में सेंटेंस बोलूँ, चलो पूजा करते हैं, है ना, फिर यहाँ कॉमा है, देखो फर्क पड़ जाता है। फिर बोलते हैं चलो पूजा करते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाता है मीनिंग। एक कॉमा से आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो आप समझे हैं तो और अच्छा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, भूल जाओ इस चीज़ को। ठीक है, और होता है आपका इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बेसिकली क्या होती है? पर्टिकुलर एक्ट को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन दी जाती है, कि ए ने बी को स्टिक से मारा, बी भागा, बी गड्ढे में गिर गया, घास लगी थी गड्ढे के ऊपर, वो गिर गया। ये समझाने के लिए, ये आपका जब आप पढ़ रहे थे कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर पढ़ रहे थे 299 और 300 में, वहाँ का इलस्ट्रेशन दिया है ये। ठीक है, आप इसको आप चेक कर सकते हो, वो है ना। तो यहाँ पे क्या था? इलस्ट्रेशन बेसिकली आपको सर्टेन जो सिचुएशन है उसको, उस एक्ट से रिलेटेड, प्रोविजन से रिलेटेड जो सिचुएशंस है उसको बताने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन वो होता है। एक्सप्लेनेशन, जब आपकी कोई डेफिनेशन से कोई चीज़ समझ में नहीं आती, प्रोविजन के जो मेन पार्ट होता है उसे समझ में नहीं आती, तो एक्सप्लेनेशन में उसको फर्दर डिफाइन किया जाता है। कभी कभार डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन के अंदर दी जाती है। फिर होता है एक चीज़ एक्सेप्शंस। ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ जो इंटरनल एड्स के अंदर आएंगे, आप बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका डीपली। ठीक है, फिर आपका एक होता है आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है? एक प्रोविजन है जिसके अंदर कोई बात कही गई होगी, उसके एक्सेप्शन दिए हुए होंगे कि ये चीज़ इस प्रोविजन के अंदर नहीं आएगी। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन रियल प्रोविजन कहलाता है। समझे? अगर आप समझे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रोविजन है ना, अगर उसका कोई एक्सेप्शन दिया है, इसका मतलब ये उस प्रोविजन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इस एक्सेप्शन के अंदर कोई एक्सेप्शन लिखा है, इसका भी एक्सेप्शन, तो वो डायरेक्टली यही है कि वो प्रोविजन ही है। समझे? अभी भी नहीं समझे तो भूल जाओ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा। उसके बाद बस बहुत है इतना इंटरनल में। उसके बाद अगर इससे काम नहीं बने तो एक्सटर्नल एड में जाते हैं। एक्सटर्नल एड का मतलब क्या है? जो प्रेसिडेंट्स है, प्रेसिडेंट्स यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिए हैं, बार बार उसको नए नए टॉपिक को, अगर सेम टॉपिक है तो नई नई जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो एक जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को ही फॉलो कर लो आप। ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल हेल्प होती है।
एक होता है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। जब पार्लियामेंट किसी एक्ट को बना रहा था तो उसने क्या क्या सोचा, उसने बनाते समय क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या डेवलपमेंट्स करी, वो सब देखा जाता है। और तब देखा कि क्या इंटेंशन था पार्लियामेंट का उस एक्ट को बनाते समय, पहले क्या एक्ट रहा होगा, क्या त्रुटियां रही होंगी, क्या मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो क्या मिसचीफ रहा होगा। 300 आई थिंक लेट इट बी, है ना, क्या आपका उसमें मिसचीफ रहा होगा कि पार्लियामेंट ने सोचा कि उसको अमेंड किया जाए या फिर उसमें ऑल्टरेशन किया जाए, और अब क्या है, रेमेडी क्या है अवेलेबल उसके लिए, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। और आपका फॉरेन जजमेंट, सीपीसी के सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में फॉरेन जजमेंट की बात करी गई है कि वो कब कंक्लूसिव होगा कब नहीं होगा, है ना। तो ये आपको पता है कि उसमें रेस जुडिकाटा सब जुडाइस एप्लीकेबल होता है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, है ना। और क्या चीज़ इसमें क्या चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि जो लॉ आपके जो लॉ काउंसिल होती है ना, जो कि लॉ कमीशंस होते हैं, उनके जो डिसीजंस आते हैं या वो जो एक्ट्स बनाते हैं वो भी एक आपका एक्सटर्नल एड में आता है। ठीक है, बस एक्सटर्नल एड के लिए इनफ है इतना। अब हम सीधे जाते हैं डॉक्ट्रिनल में। डॉक्ट्रिनल बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रामेटिकल और लीगल। ग्रामेटिकल का मतलब है जब किसी एक्ट में कोई भी ना मतलब क्या बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलेंगे, बेसिकली ये है कि ऑर्डिनरी रूल्स को अप्लाई करता है कोर्ट ना, ऑर्डिनरी रूल्स को अप्लाई करता है किसी भी मीनिंग को डिराइव करने के लिए स्टैट्यूट के। ऑर्डिनरी रूल्स मतलब जो बेसिक रूल हमने बताए हैं ना, लिटरल मीनिंग वगैरह वगैरह, वो इसी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर इससे भी बात तब बने तब लॉजिक लगाया जाता है। लॉजिक कैसा, स्टैंडर्ड लीगल लॉजिक, ये नहीं कि मुझे लग रहा है तो ये होगा, नहीं, एक स्टैंडर्ड लीगल लॉजिक होता है जो कि अप्लाई किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जिससे क्या हो सके, इंटेंशन पता चल सके उस स्टैट्यूट को बनाने के पीछे की। अच्छा, अब हमने ये देख लिया, अब हम ये देखते हैं यार, देखो कभी भी कोई लॉ बनता है ना तो दो चीज़ें होती हैं, व्हाट कि हमने क्यों बनाया और वाई किस लिए बनाया। आईपीसी बना किस लिए बना, ताकि क्राइम को डिफाइन किया जा सके, पनिशमेंट डिफाइन करी जा सके। सीपीसी बना तो चलो सीआरपीसी से रिलेट करते हैं, सीआरपीसी बना तो भाई प्रोसीजर, उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे चलेगी कोर्ट में, इसलिए बना। प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में यही फर्क होता है। ठीक है, तो ऐसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बना तो व्हाट, वाई, व्हाट और वाई। व्हाट इसलिए कि जो लेजिस्लेचर है ना, उसकी जो उसने जो लिखा है उसको मीनिंग को समझ सके, बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, है ना, टू अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स व्हाट, है ना, कि व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कि टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, और उसके बाद वाई के अंदर देखेंगे हम कि इंटेंशन क्या थी, दो लोगों की इंटेंशन, मतलब दो लोगों की नहीं, दो चीज़ों की इंटेंशन, क्या ऑथर की इंटेंशन क्या थी लॉ को बनाते समय, और लॉ की अब जो लॉ बन चुका है उसकी क्या इंटेंशन है। ठीक है, अब मैं आपको एक केस बता देता हूँ। केस का नाम है RS नायक वर्सेस AR अंतुले, 1984 का केस है। ये आप इसको लिख सकते हैं आगे अगर आप इसको लिखना चाहें। तो इसमें क्या है कि अगर इसमें ये बात कही गई थी, अगर स्टैट्यूट का वर्ड क्लियर है और उसमें अनएम्बिगस है, यानी कोई उसमें त्रुटि नहीं है, यानी वो दो मीनिंग नहीं दे रहा है, सिंगल मीनिंग दे रहा है, तो कोर्ट को ऑर्डिनरी मीनिंग को ही यूज़ करना है और लिटरल मीनिंग को ही यूज़ करना है। एज इट इज़ मतलब उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है उसी को यूज़ कर लेना है। दैट्स इट। इस आज के टॉपिक के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कवर करूँगा। थोड़ा मेरा आवाज़ ही बैठ रही है यार आज।